णमो अरिहन्तारं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वध्यायाणं णमो लोये सवसाहु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिहु मोक्ष उपाय। हमारे शिविर का द्वितीय सेशन है आज का। हमारे पास देखिए दो उपाय हैं। मैं दो सब्जेक्ट लाया था वैसे, एक जैन धर्म का परिचय और एक पद्मनंदी पंचविंशति का। ऐसा विचार था मुझे कि दोपहर के सेशन में जैन धर्म का परिचय चलाया जाए। तो परिचय पूरा माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल था और दूसरा पद्मनंदी पंचविंशति का। तो आप लोगों का क्या मन है, सुबह का विषय कंटिन्यू करना है कि अभी कुछ नया लेना है? सुबह का विषय कंटिन्यू करें? ठीक है, चलो सुबह का करते हैं। ठीक है। सब लोग आ गए? कमरे चेक कर लिए? मेरा कमरा तो चेक करने पहुंच गए थे। हाँ, क्या है, ऐसा है कि पूरन पूरी खिलाओगे, ऐसा ही होगा। हाँ, देखिए हम लोग, हमारी चर्चा सुबह प्रारंभ हुई थी पद्मनंदी पंचविंशतिका के हमारे 16 नंबर का चंद था और जिसमें हम लोग सप्तव्यसन की चर्चा पढ़ रहे हैं। सभी लोगों का उद्देश्य सुख प्राप्ति है और आचार्य भगवंत ऐसा बोलते हैं, बिना सम्यक्त्व के सुख प्राप्त होना असंभव। बिना आत्मानुभूति के सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता और बिना चारित्राचार के आत्मानुभूति नहीं हो सकती। तो सुखी होना एक आखिरी डेस्टिनेशन है। उसको प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला उपाय जो है वो चारित्र से होके जाता है। अगर हम बात करें कि इस सदी के सबसे बड़े विद्वान हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे, तो नहीं बोलूँगा हैं, तो उनका भी अगर आप स्टडी करेंगे चारित्र की, तो उनकी श्रावकों के योग्य जो चारित्र होना चाहिए वो चारित्र उनका 100% उनकी क्रिया में था। उनकी क्रिया में 100% चारित्र होने के बाद ही वो अध्यात्म की बात को इतना जोर देकर बोल पाए। मैं ऐसा बोलता हूं कि उनने जोर देकर बोला और उनके चारित्र के अनुपालन के कारण हम सब लोगों ने उस बात को ध्यान से सुना। आज संसार की सारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं उन सबका बहुत कुछ पैसा इन सप्त व्यसन में से कोई ना कोई सा व्यसन है जिसको दूर करने के लिए खर्च हो रहा है। आप लोग घटनाएं पढ़ते रहते होंगे, जैसे इंटरनेशनल 2-4 बार घटनाएं हो चुकी हैं फ्लाइट में कि वो किसी ने रात को सो रहे थे और उठकर किसी फेलो पैसेंजर, पास के पैसेंजर पे उसने मूत्र विसर्जन कर दिया। अब साहब तो कितना बड़ा अपराध हो गया। कुछ अपराध ना होगा ना, ये अपराध। तो आप सोने से पहले तो आप भर भर के, तो ग्लास भर भर के तो आप दारू पिलाते हो उनको। जनागम में लिखा है,
शराब के दोष लिखे हैं, क्या दोष लिखा पता है? इसके एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि जिनको बड़ा किया जाए तो पूरी पृथ्वी पे न समाए, सैकड़ों बूंद पी जाते हैं। सब लोगों को डर लगता है कि भाई जनागम पढ़ने के बाद हम सुधर ना जाएं, हमारा जीवन नीरस ना हो जाए। लगता है ना सबको, नीरस ना हो जाए, सुधर ना जाएं, लोग क्या सोचेंगे। मतलब बहुत इंटेंस रिसर्च करने की आवश्यकता है हमें, लोगों की सोच पर, लोगों के ज्ञान के लेवल पर, लोगों की बातों पर, और जो हमारे चारों ओर चल रहा है उस पर। क्योंकि हम लोग एक प्रवाह में बह रहे हैं। प्रवाह समझ रहे हैं आप? एक प्रवाह है, उस प्रवाह में बह रहे हैं। वो सब लोगों ने उस प्रवाह के हिसाब से अपने लॉजिक जनरेट कर लिए। एक बहुत कॉमन सा डायलॉग है सब लोगों का, आजकल तो चलता है। अब आजकल चलता है का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये प्योर स्वच्छंदता का वाक्य है ये, आजकल तो चलता है। जल अनादिकाल पहले भी शीतल था, आज कैसा है? और अनादिकाल बाद, अनंत काल बाद। इसका मतलब वस्तु की व्यवस्था में बदलाव त्रिकाल में संभव नहीं है। तो फिर अगर हम अपने मन से स्वच्छंदता का ये वाक्य निकालें, आजकल तो चलता है, ये निश्चित रूप से हमारे मन की उद्दंडता है, उच्छृंखलता है, जो कि हमें गर्त में गिराने वाली है। तो यहां हम जिन व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं, सुबह हमने बात यहां छोड़ी थी साहब, इसमें जुआ खेलने से हमने प्रारंभ की थी, तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। मैंने सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था सुबह मैंने, लेकिन अब हम उसको डिटेल में लेना चालू करते हैं कि साहब अगर हम ड्रीम 11 बना के अपना ड्रीम पूरा करते हैं तो पंडित जी आपको समस्या क्या है? या जनागम को क्या समस्या? उसको जुए का नाम मत दो ना उसको। जुए की हम लोग पाठशाला में परिभाषा पढ़ाते हैं, जिसमें हार जीत का भाव छुपा हुआ हो, अर्थात जिसमें परिणामों की आकुल व्याकुलता हो, वो सारा काय की कैटेगरी में आता है? जुए की में। और सरकार ने जितने ये एप्स हैं, ड्रीम 11 हो या जूपे हो, लीपे हो, जितने हो, इन सबको लीगलाइज कर दिया। अब आप कहोगे तो ये तो स्वरूप जी गलत हो गया ना। ये तो सरकार की मजबूरी। वो क्या बोलती पता है? भाई हमारा रेवेन्यू क्यों मारे? जनता तो पगली है, वो तो खेलेगी, कितने ही मना करें हम, तो हमारा रेवेन्यू क्यों जाएगा? आप कमाओ, हमें भी पैसे दो आप। तो सरकार हर हाल में फायदे में है। वो कंपनी कमाएगी तो भी सरकार के पास आएगा, आप कमाओगे तो भी आएगा। कुछ भी कर लो, सरकार के पास तो पैसा जाने ही। क्योंकि उन्होंने लिख रखा है, वार्निंग लिख रखी है कि भाई आप इसे सोच समझ के खेलें। लेकिन वो प्योरली जुए की कैटेगरी में आता है। एक किसी ने मुझे क्लास में कहीं प्रश्न पूछा था कि हम सौरभ जी केवल ताश खेल रहे हैं और पैसे का हम दाव नहीं लगा रखा है, तो वो जुए की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? लेकिन कोई चीज तो दाव पे नहीं लगी ना उसमें, हार जीत का तो ही है। ऐसे तो खो खो कबड्डी भी खेलते हैं हार जीत से, तो वो जुए में आएगा क्या? नहीं, मैं एक वो रीजन तो है ही, मैं आपको इसका मुख्य रीजन बताता हूँ। कलाली जानते हैं आप लोग? कलाली क्या होती है? कलाली जान, हाँ, कौन ने बोला था? बहुत नॉलेजेबल है ये माता जी। बड़ा रेयर शब्द है ये केवल जो दारूखोर होते वही जानते कलाली, जो कि मैं नहीं हूँ। तो मैं विद्वान हूँ तो मुझे तो शब्दावली मालूम। लेकिन माता जी की शब्दावली में है, मतलब सुन रखा है मैंने। अब वो कलाली पर अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ जाए और एक खाली बोतल लेके खड़ा हो, जिसमें उसकी माँ ने बोला बेटा डेयरी से दूध ले आना, और उसके दोस्त लेके चल मैं जा रहा हूँ वहीं, तो मैं अपना सामान ले लूँगा, तू अपना सामान ले लेना। अब वो खड़ा है उस दुकान पर और आपने उसको देखा, क्या समझेंगे आप? क्या समझा जाएगा बोलना जरा? माँ को पता चला,
माँ को पता चला, आन दे पापा को। भाई देखो, अपनी हमारे यहाँ माँ पापा को बुलाती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ से कंट्रोल नहीं होता, तो पापा को बुलाना पड़ता है। तो बोले पापा मेरे कुछ ले थोड़ी रहा था, तू खड़ा क्यों था वहाँ? अभी बदनामी होते देर नहीं लगेगी कि भाई इनका लड़का। तो ऐसा ही है, वो भले ही ताश में हार जीत का भाव नहीं है, लेकिन वो ताश जो है ना, वो जुए का सिंबल बना हुआ है वो, इसलिए उसमें वो अपवाद और दोष आएगा। ठीक है। क्रिकेट पे बैटिंग करना, क्रिकेट की बैटिंग होती ना, वो भी जुए की कैटेगरी में आएगा। कोई भी, ये कोई कमाई की कैटेगरी में थोड़े आएंगे। एक हमारे इंदौर में एक पानी पतरा चलता है। पानी पतरा शब्द नहीं सुना होगा ना, मैं बता देता हूँ। अभी आपके यहाँ कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन पूरी इंडिया में चलता है वो। अभी बारिश का समय है ना, बारिश का, तो एक टीन लगा होता है, ऐसा टीन शेड होता है ना, वो टीन शेड लगा होता है, और उसके नीचे एक बोतल रखी होती है, खाली बोतल। तो इस बात पर शर्त लगती है कि आज पानी बरसेगा, इस टीन पर से जो गिरेगा तो इसमें आधी बोतल भरेगी कि पूरी? आधी भरी। इसने कहा साहब मेरे 2 लाख रुपए आधी पे, और एक ने कहा मेरे 2 लाख रुपए पूरी पे। तो इसकी पूरी भर गई, वो जीत गया, और जिसकी आधी भर गई उसको बोलते हैं पानी पत्र। मतलब लोग जुए की प्रवृत्ति यदवा तदवा खेल ही करते हैं, खेलते ही रहते हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ। और इसे कहा गया है व्यसन। व्यसन का मतलब जानते हो आप? बुरी आदत। और बुरी आदत से क्या होता है? बुरी आदत से हाल भी बुरा हो जाता है। मैं आपको पौराणिक प्रकरण में ले चलता हूं, पांडवों की ओर ले चलता हूं। जो ग्रंथ में प्रकरण आया मैं वैसा बता रहा हूं आपको। जो पांडव थे ना, पांडव, ये कोई जुआड़ी नहीं थे, पता है आपको? इनको तो दुर्योधन आदि ने इनने बड़ी चाल से फंसाया था एक्चुअली में। सामान्य खेलते खेलते कि चलो अपन तो क्रीड़ा करते हैं, ऐसे खेलते 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 अब यूँ समझ लो कि वो युधिष्ठिर की मति मारी गई, उनकी मति मारी गई। तो खेलते खेलते वो उसका प्रारूप ले लिया। अब बाद में पछतावा भी हुआ साहब ये क्या हुआ? तो इस चक्कर में तो बदनामी अलग हुई और सब सारा धन अलग चला गया। और आपको पता है वो 5 पांडवों में से 3 तो तदभव मोक्षगामी थे, जबकि उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे वो। तो हम ये देखें कि भाई इस व्यसन का सेवन भूल से अगर कोई महान आत्मा भी कर ले, महान जीव भी कर ले, तो उसको क्या उठानी पड़ती है? हानि उठानी पड़ती है। तो आजकल जुए के प्रारूप बदल गए। मैंने बताया कि कई सारे ऐप आते हैं जिनमें आप खेलते हैं, और आजकल तो पैसा लेना देना बहुत आसान हो गया। एक बटन दबा के वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और एक वो बटन दबाते तो आपके पास आ जाता है। आने के चांसेस आपके पास कम है, जाने की ज़्यादा है। आप सब लोग जानते हो, देखो उनके पास ना बहुत पावरफुल AI लगी हुई है, पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो। आप किसी हालत में नहीं जीत सकते, किसी हालत में। मैं अपनी व्यक्तिगत घटना बताऊं। जब जयपुर में हम पढ़ते थे तो पहली साल पूरी करके दूसरी साल हम सब लोग वहाँ से अपने गांव जा रहे थे। तो एक बीच में स्टेशन पड़ता है जहाँ गाड़ी बहुत देर रुकती है, तो वो गुना करके स्टेशन है। तो अब सब बच्चे, मतलब 11वीं क्लास में कितना 17 ईयर्स का रहा हूँ, 16-17 ईयर्स का। तो टोटल जो पूरी कैपिटल थी मेरे पास 300 रुपये की कैपिटल थी। हाँ सो मत, उस समय 300 की कैपिटल बहुत मानी जाती थी, क्योंकि मैं जिस ट्रेन में बैठा था उस ट्रेन का किराया केवल 40 रुपये था। 40 में घर पहुंच जाता था मैं। तो 300 की कैपिटल तो बड़ी हो गई ना। तो उस ट्रेन में कुछ लोग आए खेलने, तो वो 3 पत्ती का गेम होता है, तो वो खेले और उसमें से एक आदमी जीत गया, फिर दूसरा खेला वो भी जीत गया, तो एक 500 जीत गया, एक 300। तो हमारे साथी में से कोई एक था, उसने लगाए 100 रुपये, वो भी जीत गया। मैंने कहा वाह यार, 100 के 200 इसके हो गए, अपन भी लगा दो। 100 हमने लगाया, मेरे चले गए। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है भाई साहब। मैं पीछे हट गया। हमारा एक साथी था, वो उसकी कैपिटल ज़्यादा थी, 1800 रुपये की थी। उसने 100 लगाए, उसको 100 मिल गए, फिर 100 लगाए, फिर 100 मिल गए। अब उसने 500 लगाए, चले गए। 500 वसूल करने के लिए फिर 500 लगाए, फिर चले गए। आखिरकार
पूरे ख़त्म हो गए पैसे, और वो अपनी 3 पत्ती वाला गेम ख़त्म करके चले गए। फिर हमें बालबुद्ध जो हम पढ़ के आए थे वो परिभाषा याद आई हमें कि जुआ खेलना किसे कहते हैं। भाई मैं तो आपको बताऊं, छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, यहां आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है ये व्यसन की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब व्यसन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसका इतना ही डिटेल करते हैं और डिटेल अभी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अपन आते हैं मांस खाने पर, इसका थोड़ा डिटेल करेंगे हम। 3 शब्द हैं, आप लोग याद कर लीजिए, कृत, कारित, अनुमोदना। कृत का मतलब क्या होता है? करना। कारित का मतलब क्या होता है? करवाना। और अनुमोदना का मतलब क्या होता है? किए हुए कार्य की प्रशंसा करना, उसे अनुमोदना बोलते हैं। मैंने कल शाम को आप लोगों को डिस्क्लेमर सुना दिया था, सुबह भी सुनाया, तो मैं फिर से डिस्क्लेमर दोहराऊंगा नहीं। होटल में खाना कौन कौन खाने जाता है? हाँ वाह, मंदिर से ज्यादा हाथ उठे। देखो मैंने कल बोल दिया था कि भाई देखो, ये बात मेरी कुछ नहीं है। मांस खाने में और मद्यपान में कृत, कारित, अनुमोदना तीनों पे चर्चा की जाएगी, और इसमें किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। वी आर डिस्कसिंग वेरी जनरल डिस्कशन। हो सकता है आपको ख्याल में ना हो, लेकिन यहां ये चर्चा लेने का उद्देश्य ही यही है। आप जानते हैं पूरा सब कुछ वॉयलेट हो चुका है, सब कुछ मलिन हो चुका है। आपको कल्पना भी नहीं है कि सब कुछ मलिन हो चुका है। चूंकि स्वाध्याय नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, इसलिए में ध्यान नहीं आ रहा है, ख्याल नहीं आ रहा है। बोलो आप मुझे। अब होटल की बात है, एक एक करके पॉइंट लेंगे अपन। होटल की बात है, क्यों? मुझे एक बात बताओ आप, जनवाणी का चरणानियों का उद्देश्य है क्या? वो उपदेश है क्या? उपदेश है पता है? वो ये कहते हैं अगर आप कहीं भी मरे हुए प्राणी का मांस देख लें तो 48 मिनट तक तो भोजन ना करें। ये विधान है, पता है आपको? श्रावक के लिए बोल रहा हूं मैं। मुनि तो अंतराय लौट जाएंगे, वो तो आहार करने ही नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक श्रावक भी मरे हुए प्राणी का मांस देख ले, खून देख ले, 48 मिनट तक भोजन नहीं करने का विधान है। क्या हो रहा है उन होटल में? दोनों एक साथ बन रहे हैं, चीजें दोनों बन रहे हैं एक साथ। अब मुझे एक बात बताओ, आप शुद्धि कैसे संभव है? बताओ आप मुझे उनमें। शुद्धि से तात्पर्य भाई एक किचन, एक होटल संभव कैसे? आप मुझे बताओ। आप वहां कारित का पाप नहीं लग रहा है, वो वहां कृत का पाप लग रहा है। किया आपने। अच्छा, फिर अब काफी सारे युवा पूछते हैं देखो सर हम लेते नहीं, लेकिन कोई सामने खा रहा हो तो अब सर वो तो शिष्टाचार के खिलाफ हो जाएगा ना, वो तो हम कैसे मना करें उसको? मैं कहता हूं वो अनुमोदना, कृत, कारित, अनुमोदना तीनों का बराबर। आप वहां बैठे क्यों रहे? आप ऐसी जगह गए क्यों? क्वेश्चन तो ये है। और गए तो आपने, आप वहां खाने की टेबल पर भी क्यों गए? आप खेद नहीं होता हमें? हम कौन से कुल से संबंधित हैं? और जिस कुल से संबंधित हैं वहां आचार्यों का निर्देश है कि मांस और मद्य का सेवन कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से त्यागने योग्य है। गए होटल में अपन, मिलते हैं, ये आम सीन मिलते हैं भाई कि भाई बगल वाला टेबल वाला कुछ और लेके बैठा है और इधर हम वही। कैसे खाते बन सकता है? ये कैसे संभव है? किसी दूसरे प्राणी का मरा हुआ शरीर, जब मेरे से कोई ये बोलता है ना कि साहब सौरभ जी, ये अंग्रेज लोग ना बड़े इथिकल होते हैं, बहुत इथिकल, एकदम ईमानदार, इंडियन से अच्छे होते हैं, हम जैनियों से अच्छे होते हैं। मैं चूंकि गांधीवादी हूं इसलिए थप्पड़ तो नहीं मारता, लेकिन मन जरूर करता है। मैं बोलता हूं आप अभी जैन परंपराओं को जानते नहीं, इसलिए बोलो बड़े इथिकल होते हैं। मैं सब लोगों को एक लॉजिक देता हूं,
कोई बाहर के व्यवहार में कितना ही अपना इथिकल बनने की कोशिश करे, लेकिन जो सुबह शाम किसी मृत प्राणी का कलेवर अपनी टेबल पर रखकर खाता हो, वो किसी भी दृष्टि से इथिकल नहीं है। नहीं है। पढ़ लो आप रत्नगंज श्रावकाचार्य जी क्या लिखा है। मांस की एक सुई बराबर नोक में, इतने टुकड़े में इतने जीवों का वास है कि अगर उनको दिखने लायक कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी भर जाए। बोलो आप, इतने जीवों का वास है। तो वो कहते हैं साहब इथिकल है। मैं कहता हूं नहीं है, आप जानते नहीं जैन दर्शन को। फिर अपन जैनियों से तो अच्छे हैं। और एक खराब बीमारी सुन लो, मुझे आप लोगों को पर्सनल स्टेटस नहीं मालूम, जनरल बात बोल रहा हूं भाई। किसी की लड़की ने अजैन लड़के से शादी कर ली, अब मेरे पास आते, सौरभ जी क्या बताएं, क्या दामाद मिला, अपन जैनी लड़कों से अच्छा है। मैंने कहा देखो आप मेरे से मुंह मत खुलवाओ, आपकी लड़की ने अजैन लड़के से शादी की है तो आप पूरी जैन समाज के लड़कों को अयोग्य मत ठहराओ। आप फिर जैन समाज के लड़कों को जानती नहीं हो। जैन लड़कों से तो बहुत अच्छा है। तो वो उनने क्या किया, अपनी चीज को कवर किया उनने। ऐसे ही अंग्रेज तो बहुत इथिकल होते हैं, ये भी लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हम जाते हैं उस होटल में लेकिन कुछ खाते नहीं, आप अपनी स्वच्छंदता को कवर कर रहे हो, गलती को कवर कर रहे हो आप। तो कृत कारित अनुमोदना तीनों का बराबर पाप है। अब इसकी जब मैं ये बात किसी को बोलता हूं तो लोग कहते हैं तो सौरभ जी क्या करें, नहीं जाएं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको सीन बता दिया पूरा, जाएं कि नहीं जाएं बोलो। फिर क्या होगा, सुबह हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी ना वो वाली कि साहब फिर सोशल स्टेटस, नौकरी का प्रमोशन, ये सब रुक जाएंगे। क्या करें इसका बोलो, क्या करें बोलो इसका है। एक की आवाज आई उदय स्वरान, वो भी धीमी मध्यम स्वर आया, तेज स्वर नहीं आया उदय के अनुसार। अभी 5 दिन पहले एक हमारी ऐसी मीटिंग्स होती रहती है, तो दूसरी कंपनी वाले बड़ी बड़ी जगह करते हैं। तो एक कैफे हाउस है ना, स्टारबक्स है ना, इंदौर में खुला नया, तो बड़ी महंगी कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती होगी। तो वो लोग आए, सर आप क्या लेंगे, मैंने कुछ नहीं, सर कुछ कॉफ़ी चाय, मैंने कहा नहीं लूँगा कुछ भी, मेरा कंसेप्ट क्लियर, लेता ही नहीं मैं। सर पानी, मैंने कहा नहीं लेता पानी भी यहाँ का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो कोई भी आपको बरगला सकता है। कैसे, सर जी ये लोग बुरा मान जाएंगे, मान जाओ ना, ये बुरा मान, आज तक नहीं माना बुरा, पता कोई। देखो मैं इसमें क्या बोलता हूं, काम जो होता है ना, काम शब्द में 2 चीजें होती हैं, एक काम में आने वाला और एक काम देने वाला। ये 2 वे है, काम जो शब्द है ना 2 वे, 1 वे नहीं है। अगर वो मेरे काम का आदमी है, इसका मतलब मैं भी उसके काम का आदमी हूं। तो जब मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं ले रहा हूं तो मेरे से वो क्यों लेगा। ये हमारे मन की कमजोरी है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं होने के अभाव में पता क्या होता है, क्लियर नहीं होने के अभाव में क्या होता है बोलो। फिर कोई समझाए बगल वाला, क्या यार तुम यार कौन से जमाने में जी रहे हो, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे प्रोफेशनल बनोगे, ऐसे जिंदगी जियोगे, ऐसी नीरस जिंदगी जीने से तो अच्छा साधु बन जाओ। आप क्या सोचते हो, ये जिनागम का सदाचार पालन करने में आपको फीडबैक कौन से मिलने वाले पता है, वो तो महात्मा हो गए, साधु हो गए, उनको तो वैराग आ गया। रात्रि भोजन करने में तो लोग मेरे को संत बोल देते हैं, फिर हमारे संतों को देख लेंगे तो क्या होगा उनका। रात्रि भोजन छोड़ने में संत बोलते हैं। तो यहां कह रहे हैं साहब मांस का सेवन कृत से, कारित से, अनुमोदना से, अनुमोदना पर भी चर्चा करेंगे। पार्टी हुई दोस्तों की, आपके देने का टर्न है, कहां देने जाओगे आप पार्टी, जाते हो दोस्तों को पार्टी देते हो कि नहीं देते हो, कहां पार्टी दोगे बोलो, कहां, बंबई में कहां जाते हैं पार्टी देने, अच्छी जगह कौन सी है, वैसे है ही नहीं अच्छी जगह, फिर भी कहां जाते हो। आप मान के चलना, कोई भी जगह
ऐसी आपको सही मिलने वाली नहीं है जहां कहीं भी भोजन अशुद्धि से रहित मिले। तो अगर आपने पार्टी दी है, आप खर्चा कर रहे हो, तात्पर्य क्या हुआ? अनुमोदना। भाई आपने नहीं खाया लेकिन खिलाया ना, तो मांस का त्याग कृत से, कारित से, अनुमोदना से किया जाए, तभी जाकर आपको मांस का त्याग बन पाएगा, अन्यथा मांस के सेवन का पाप लगने वाला है। ऑफिस में कोई अगर मांसाहारी आपके भोजन को छुए, वो आपका भोजन अशुद्ध हो गया, पता है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जो मेरे मांसाहारी दोस्त थे वो बहुत चिढ़ते थे, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड इट इज अगेंस्ट सोसाइटी। मैंने कहा तू कुछ भी कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, यू आर एंटी सोशल, यू आर एंटी कंट्री। मैंने कहा मुझे, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी बरगला सकता है, भुलावे में ला सकता है। और सुनिए, मुझे सारे ऑफिसेस की, सारे कॉर्पोरेट कल्चर की हकीकत मुझे मालूम है, उसमें लड़कियां हों या लड़के हों। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ अश्विन भाई। एक कोई दुकान पर, दुकान नहीं, कोई रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई दो लड़कों की। केस थाने पहुंचा और दोनों ने अपना अपना नाम लिखाया, और उसमें से एक लड़के ने अपना सरनेम जैन लिखाया। आपको पता है, वो पुलिस वाले ने उसको 4 चांटे मारे जैन को। बोले तू जैन हो के उस होटल पे नॉनवेज खा रहा था? बोले ये तो दूसरे लोगों को मालूम है कि ये संभव नहीं है जैनियों के। रिपोर्ट नहीं लिखी गई, भगा दिया उसको, केस नहीं बना। क्यों? अगर भाई मैं लिखूं ये जैन ऐसा कर रहा था तो जैन समाज बदनाम होगी। ये तो दूसरे लोगों को मालूम है। तो मांस का जो सेवन है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे बाजार के प्रोडक्ट खाना जिसमें किसी तरह से वैसा कोई कंटेंट मिला हो, होटल में जाना, वेज नॉन वेज जो होटल हैं उनमें जाना। वैसे तो देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो वेज नॉन वेज है वो तो जाने योग्य है ही नहीं, लेकिन उसके आगे पूछोगे तो जो वेज है वो भी जाने लायक नहीं। आप चाहें तो उनकी पूरी रिसर्च करके उनकी किचन देख लेना, बनाने वालों को देख लेना। मेरे प्रत्यक्ष देखा हुआ हाल है ये कि वो नंबर 2 करके आया, और अपन तो उससे हाथ धोते ना साबुन से, या कोई हाथ माथ नहीं धोए, आटा लगने लगा। उस दिन मुझे समझ में आया स्वाद कहां से आता है। मुझे नहीं, दूसरों को। सामने की बात है ये, देखा हुआ, ये एक किस्सा है ये। सैकड़ों, भाई कैसे शुद्धि कैसे रख सकता है कोई? तो वो दोष आपको लगता है तो आप इतनी सारी सावधानियां रख सकते हैं। अब इस संबंधी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग मुझे बताइए। इसकी डिटेल मुझे इतनी करनी है, बस इसके आगे बढ़ेंगे अपन। कोई क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे तो नहीं जाएं तो क्या करें, तो घर पे ही फिर खाते रहें? फिर जो दूसरे दोस्त चिढ़ाते हैं वो हम बड़े डिप्रेशन में आते हैं, हम ऐसा मानते हैं हम थोड़े पीछे रह गए। थोड़ा लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो कुछ जानते ही नहीं, दुनियादारी के साथ में नहीं चल रही है। ऐसा 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 फील होगा ना आप लोगों को। देखो मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ बोलिए। उसमें तो नॉन वेज और वेज दोनों की डिलीवरी होती है। 100% मंगाने नहीं चाहिए, मंगाने नहीं चाहिए स्विगी जोमेटो से। 100% गलत है, पता है, 100% गलत है। बीमारी का घर है। देखो उनकी पैकिंग ऐसी की गई है, उनके ऐड ऐसे बनाए गए हैं कि आप आकर्षित होने से बच नहीं सकते। लेकिन अगर अध्यात्म आपने पढ़ रखा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो मैं कंसेप्ट क्लियर का आपको सबसे फंटास्टिक एग्जाम्पल देता हूं, सीता जी का। पौराणिक एग्जाम्पल है। साहब सीता जी का हरण कर ले गया रावण। पद्म पुराण में प्रकरण आया कि साहब रावण ने अपनी पत्नी से जो मंदोदरी थी उनसे ऑफर पहुंचाया कि तुम बस सीता से बात करके आओ और उसको ये बोल के आओ कि मैं सारी रानियों की पटरानी तुम्हें बना दूंगा।
और जितनी मेरी संपत्ति सब संपदा की तुम मालिक, लेकिन तुम बस मुझे स्वीकार कर लो। सीता का कंसेप्ट क्लियर था, काय का? पतिव्रता का कंसेप्ट क्लियर था। इस भाव में किसी पर पुरुष के बारे में विचार करना भी निषेध है। पढ़ो अपन पुराण, सैकड़ों प्रलोभन देने के बाद भी सीता का मन तिनके बराबर भी चंचल नहीं हुआ। तिनके बराबर बोल रहे, तिनके बराबर। और आजकल तो अखबार में रोज खबर आती है, पति की गरीबी से परेशान होकर पत्नी ने घर छोड़ा। अगर सीता का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप बताइए, क्या हम उनकी महानता की चर्चा आज कर रहे होते? मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूं, उनका कंसेप्ट क्लियर था। कंसेप्ट क्लियर होने के कारण ही आज उनका इतिहास में स्वर्णिम सती के नाम में नाम दर्ज है उनका। बोलो, ऐसे ही अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चारों ओर ठगे जाओगे। दूसरा मैं आपको बोलता हूं कि साहब आप बोलते हो तो सौरज जी हम कहाँ खाना खाएं? हमारी बॉडी में पता है आपको 48 डेज की एनर्जी स्टोर रहती है। 48 डेज बिना खाना खाए जी सकते। हमारे अनुभव जी दुबले हैं, इनकी 38 की होगी। मतलब अपन लोग थोड़े हेल्दी हैं तो 48 की होगी, इनकी 38 की। लेकिन 38 भी मान लो 38 डेज की तो है। अगर कोई व्यक्ति एक टाइम खाना ना खाए तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला एक टाइम खाना ना खाए तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं अनछना पानी से बनेगा वो तो कैसे? हाँ, अनछना पानी तो एक उत्कृष्ट बात हो गई। पहले तो प्राणी शुद्धि नहीं, चारित्रिक शुद्धि नहीं, मतलब कोई शुद्धि किसी प्रकार की है ही नहीं। जल शुद्धि नहीं, मन शुद्धि तो छोड़ दो, उसके बाद जो उसमें मटेरियल यूज होता है उसकी शुद्धि नहीं, कोई शुद्धि नहीं उसमें। वो जो शनिवार होता है ना, शनिवार, तो शनिवार को एक विशेष इवेंट होता है, हमारे इंदौर के आसपास होता है, शायद पूरे भारत में होता होगा, कि उस दिन वो शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ आते हैं ऐसे, वो एक कमंडल लेके, उसमें काला ऐसा डंडा रखा रहता है, देखा आप लोगों ने? शनिवार को शनि महाराज ऐसा बोलते हैं वो लोग, आपने नहीं देखा? तो सब लोग फिर शनि महाराज को तेल चढ़ाना पड़ता है। तो मैंने ऐसे पूछा सब लोगों से कि भाई शनिवार के दिन इतना सारा तेल इकट्ठा होता है, ये यूटिलाइज तो नहीं कर पाते हैं लोग, जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? आप लोगों के पेट में। कैसे? सुन लो, वो तेल बिक जाता है रेस्टोरेंट आदि में, जो छोटे मोटे रहते होंगे, और बड़े भी होते हो तो अपन को क्या पता। वो तेल वहां से इकट्ठा होके और फिर आपको पेट में पहुंचता है। तो एक तो बीमारी का घर तो है ही है, दूसरा अगर हम थोड़े दिन नहीं खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, मरण होने वाला नहीं है। मैं तो सीधे ही बोलता हूं, मरने वाले थोड़ी हैं हम। तो फिर अगर हम ऐसा नहीं होने वाला है तो हम अपने कंसेप्ट में क्लियर हो जाएं। कृत से, कारित से और अनुमोदना से, तीनों से काय का त्याग, तीनों से काय का त्याग बोलो? मांसाहार का त्याग। लोग कहते हैं साहब जब जैनी करते नहीं तो आचार्य को निषेध की आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए पड़ी कि एक बाढ़, भले ही कोई उसको पार ना करे, फिर भी समझदार लोग बाढ़ लगा देते हैं। अगर भूल से भी कोई वहां जाए तो बाढ़ लगी हो। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, अगर भूल से भी आपको ध्यान ना रहे, कृत कारित अनुमोदना, तो भी आप उस ओर ना जाएं। और सुनो क्या लिखा है, मध्य मास का सेवन करने वाले नियम से दुर्गति के पात्र होंगे, नियम से। तो इस तरह से अपन ये खाने पे हमारे, हाँ जी जी, अभी ऑफिस में सब कलीग्स वगैरह कैंटीन में जो वो लोग नॉनवेज लेके आते, भले वो लोग अलग टेबल पे बैठ रहे हैं, हम लोग अलग टेबल पे बैठ रहे हैं, फिर भी लगता है मतलब पाप। हाँ लगेगा ना। देखो मैं सारी चीजें एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। देखो वैसे मैं मेनली तो देखो माट साहब हूँ मैं। माट साहब समझते हो? मास्टर जी, मतलब आई एम अ टीचर, बेसिकली आई एम अ टीचर, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो जिस कॉर्पोरेट कल्चर को आप लोग जी रहे हो उसको, और उससे भी थोड़ा हाई क्वालिटी का कॉर्पोरेट कल्चर मैं डे टू डे लाइफ में जीता हूँ। तो मुझे वो सारी चीज़ें मालूम है कि भाई कैंटीन क्या रहता है,
कहाँ पार्टी होती है, कैसे, वो सब चीज़ें मालूम है। आप जानते हो इतने लंबे करियर के दौरान मुझे आज तक कहीं समस्या नहीं है, ये पता है, कंसेप्ट में क्लियर था मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूँ। अभी नीचे खाना खा रहे थे, मेरे हस्बैंड भाई ने चर्चा की कि मैं आपके बॉम्बे आता हूँ, मोतीलाल टावर में आता हूँ मैं, इधर आपका जो है ना प्रभा देवी में, तो वो तो अपनी जैन की कंपनी है भाई, श्वेतांबर जैन है, तो वो कोई वहाँ वो लोग कैंटीन में मांस तो बनाते नहीं, तो हम उनके पार्टनर हैं, तो थोड़ा सा पार्टनर्स के लिए विशेष आयोजन करते हैं वो, तो मैं तो खाता ही नहीं, तो मैं तो अपनी पूड़ी ले जाता हूँ और अचार पूड़ी अपना स्टैंडर्ड है जैनियों का, अचार पूड़ी एक बोतल पानी ले जाता हूँ। तो आपको पता है वो बोलते हैं सौरभ जी आपको पूरे टावर में जानते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप दोनों ही भाई तो हो जो पूरे टावर में अपना खाना लेके आते हो। सब लोग स्पेशल अटेंशन आके पूछ के जाते हैं। आपको पता है ये हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें डिस्कार्ड करेंगे, अरे करके तो देखो आप, एक बार करके देखो आप। तो आप जो बोलो कैंटीन में जो दूसरा का, तो आप अपनी ऐसी स्टाइल जनरेट करो भाई मैं अपनी टेबल पे बैठ के खा लूंगा, या उनके जाने के बाद क्यों खाएं हम, क्वेश्चन तो क्यों खाएं। मैं आपको एक अनुशासन का सेंटेंस बोलता हूं, हमें ऐसे कोई व्यवहार नहीं निभाने जो हमारे जिनागम के अनुकूल ना हो, हमें नहीं निभाने ऐसे व्यवहार जो जिनागम के अनुकूल ना हो। बोलो क्यों भाई, हमारा तो संबंध इस गति का थोड़ी है, केवल हमारी बात तो अगली गति की भी चल रही है ना। तो आप बना सकते हैं, सब लोगों की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल बनाई जा सकती है। और जब मेरे से लोग बोलते हैं कि साहब आप रात को नहीं खाते हो तो जीवन कैसे चलता है, मैंने कहा देखो साहब इतने साल का हो गया मैं, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, मरा तो नहीं मैं रात को नहीं खाता तो कहाँ मरा, मैं जिंदा हूँ कि नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कैसे काम चले, अरे करके तो देखो एक बार, आप करके देखो, आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम जितना सोच रहे थे मतलब उतना कठिन है ही नहीं किसी हालत में। तो अपने ऑफिस का खाना है या कहीं दोस्तों के साथ जाना है, आपके दोस्त फिल्टर हो जाएंगे जब आप अपना ऐसा आचरण बनाएंगे, तो आपके साथ लिमिटेड दोस्त रहेंगे। ठीक है, चलो और किसी का क्वेश्चन इस संबंधी, माताओं बहनों का, इधर किसी का क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्यपान में भी सेम अप्लाई होगा, कृत, कारित और अनुमोदना। अब मद्यपान के साथ और मांस खाने के साथ बहुत बड़ी आजकल समस्या ये हो चली कि अब जितनी भी मूवी देखोगे एक बार उसमें नॉनवेज खाना तो नहीं बताएं, लेकिन शराब पीना तो बताते ही बताते हैं। धीरे धीरे इसका इन लोगों ने किस तरह से पूरे समाज को मलिन कर रहे हैं, आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो पुरानी मूवीज़ में ऐसा बताते हैं कि अगर गांव को पता चल गया कि इनका लड़के ने एक बार भी शराब पी है तो पूरा गांव उनका बाइकआउट करेगा, उसकी शादी नहीं होगी। धीरे धीरे समय बदला तो वो लड़के को खुले में शराब पीना बताने लगे, फिर भी उसकी शादी हो जाती थी। धीरे धीरे और समय बदला, उसके दोस्तों को बताने लगे। आज की मूवीज़ में, आज से 3 साल पहले की मूवी में पिता पुत्र को एक साथ शराब पीते बताते थे, अब आज की मूवी में ससुर बहू को एक साथ बताने लगे। मतलब वो चाहते हैं कि महिलाएं भी कंज्यूम करें, वो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलने को बोलते हैं। तो सारी मूवीज में देख लो आप, महिलाओं से अल्कोहल कंज्यूम करा रहे हैं। तो वो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो सारे नशेड़ी तो हो रहे हैं। भाई महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, अब वो अल्कोहल कंज्यूम करेंगी तो फिर संतानें कैसी होंगी, सोच लो आप। तो मूवीज में अल्कोहल कंज्यूम करने पर इतना जोर दिया जा रहा है, कुछ नहीं होता एक बार लेके देखो, कुछ नहीं होता एक बार लेके देखो, और उस नाम पर सबकी मति भ्रष्ट की जा रही है, सब लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस तरह से उसे एक ऐसा स्टेटस सिंबल बना दिया गया, अगर आप नहीं लेते, अगर वो आप नहीं पीते तो आप फिर पिछड़े, अनपढ़, गवार, और जो लेता है वो सबसे ज्यादा होशियार। ये आज की चीज चल रही है। बोला अब इन चीजों से बचा कैसे जाए, क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन ये बचा कि आप लोग ऑफिस में काम करते हैं,
मतलब आप लोगों को अपने अपने ऑफिस के सीन याद आ रहे होंगे, मुझे पता है, इमेजिनेशन चालू हो गई होगी आपकी। सीन याद बचे कैसे? सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे पास आध्यात्मिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाएंगे। है बोलो, आप लोगों में दम है? उठाओ हाथ, किसमें दम है? आपकी तो उम्र हो गई है सब भाई, ये लोग उठाएं, दे आर क्वाइट यंग। आप तो मेरी एज के हैं, मैं भाई बूढ़ा हो गया, आप भी मेरी एज के हैं। उठाओ यहां से, किसी में है दम? मत उठाना, नियम टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं। हमें नहीं जाना है ऐसी पार्टी में, हमें नहीं करना है ऐसे लोगों की संगति। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपकी संगति वैसी बनेगी, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पूरे जीवन काल भटकना रहना पड़ सकता है। कभी इसने ये कहा तो ऐसा मान लिया, कभी इसने ये कहा तो ऐसा मान लिया, और मानते मानते हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा और हम अपने कंसेप्ट में कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो मद्यपान में ये बहुत चल रहा है कि मूवीज ने जो प्रमोशन करना चालू किया है तो पुरुषों तक सीमित नहीं रहा, वो महिलाओं को बहुत पीना बताने लगे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मात्रा में पीना बताने लगे, और अब उसको बुराई मानना तो इन्हें बंद कर दिया कि बुरा नहीं माना जाएगा। अब ऐसे माहौल में तो हम रह रहे हैं। अच्छा, मूवी देखे बिना रहा जा सकता नहीं, फिर आप मोबाइल देखेंगे, वो ऐड आएंगे, कहीं भी जाएंगे वैसे दोस्त मिलेंगे। तो फिर आपको अगर पक्का होना है तो उसको पक्के होने के लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आचार्य पद्मनंदी ने सप्त व्यसन में जुआ खेलना, मांस खाना और मांस नहीं खाना और मद्यपान नहीं करना, ये उनने कहा है कि जुआ ना खेला जाए, मांस ना खाया जाए और मद्यपान ना किया जाए। अभी देखो, मैं इसका आध्यात्मिक पहलू बताने वाला हूं। पता है, इन सारी क्रियाओं का संबंध हमारे सम्यक दर्शन से है। सम्यक दर्शन का संबंध हमारे सुख से है। अगर ये क्रियाएं पालन नहीं हुई तो हमें सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? ये नहीं पालन हुई तो सम्यक दर्शन के पात्र नहीं। देखो क्या होता है, किसी भी चीज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तब जाके तो आप मेंस में बैठ पाएंगे ना। तो ये तो जिनागम का एंट्रेंस टेस्ट है कि उसको श्रावक के योग क्रियाएं पालन होनी ही चाहिए। अगर उसकी श्रावक के योग क्रियाएं पालन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वेश्या के साथ उपभोग करना, अर्थात वेश्या के मन प्रोस्टिट्यूशन, शिकार खेलना अर्थात प्रत्यक्ष प्राणियों को मारना। देखिए, प्रत्यक्ष प्राणियों को मारने से मुझे याद आया कि जो बच्चे मॉल में गेम खेलने जाते हैं वहाँ वर्ड्स किलिंग के गेम और बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें हथौड़ा लेके वो चिड़िया मारी जाती है। आप जानते हो, पूरा चिड़िया को मारने का पाप लग रहा है उसमें। जो बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल पे बंदूक वाले, कि कोई उसमें बंदूक में शेर को मारा जाएगा, किसी में कोई जानवर को मारा जा रहा है, वो मारा जाना पूरा शिकार खेलने में आएगा। तो वैसे तो प्रत्यक्ष तो आप नहीं मार सकते किसी जानवर को, लेकिन अगर आप किसी गेम में मारते हैं तो वो आपका उसमें आएगा। अब एक चोरी करना, चोरी करने पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। चोरी करने की आजकल परिभाषाएं कुछ बदली हैं। सरकार का एक विधेयक बना है, आईटी एक्ट 2009, और अभी अमेंडमेंट हुआ है 2023, जिसमें डेटा चोरी का भी प्रावधान है कि अगर आप किसी का डेटा चोरी करते पकड़े गए तो 3 साल की सजा है उसमें। तो इसमें चोरी में भी कृत कारित अनुमोदना, चोरी करना नहीं, चोरी कराना नहीं, चोरी करने वाले की अनुमोदना नहीं करना। तो अब साहब इसमें चोरी की अपन लेते हैं कि साहब चोरी किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या फिर उठाकर किसी को दे देना चोरी है। तो इसमें क्लास खत्म होने के बाद महिलाएं आती हैं, पंडित जी एक बात बताओ, अगर हम अपने पति के पर्स से पैसे उठा लें तो वो चोरी में आएगा कि नहीं? अब मैं बड़ा कंफ्यूज, आंसर क्या दूं इसका? आप लोग बताओ साहब, चोरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? आप लोग ही बोल रहे हो आएगा, ये लोग भी यही बात बोलते हैं। क्यों? तो जब शादी हुई थी तब फेरे हुए थे, तब पति ने वचन दिया था मेरी प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा बराबर का अधिकार रहेगा। वो वचन कहाँ गया?
तो यहाँ है कि साहब वो किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना। देखो चोरी में किसी की सीक्रेट बात की चुगली कर देना भी चोरी, पता है आप? किसी की बात पता हो आपको, वो उसकी बात बता देना, चुगलखोरी भी चोरी कहलाएगा। किसी की बात चुपके से सुन लेना। आजकल तो वो चलते नहीं पोस्ट कार्ड, और पहले लेटर चलते थे। तो जैसे आजकल बच्चों को अपन मैनर्स सिखाते हैं, बेटे ऐसा नहीं बोलते। जैसे हमारे समय में एक मैनर्स और सिखाया जाता था, किसी का लेटर पड़ा हुआ हो तो पढ़ते नहीं उसको बिना उसकी परमिशन के। वो चोरी, डेटा चोरी था उस समय। वो डेटा था ना, वो डेटा चोरी थी। तो वो एटिकेट सिखाया जाता था कि भाई लेटर किसी का बिना परमिशन के नहीं पढ़ना। तो चोरी बहुत प्रकार की होती है। चोरी में समस्या क्या है बोले, चोरी में परिणामों की आकुल व्याकुलता है और वो असामाजिक काम है। चोरी जो है असामाजिक काम है। अब यहां सुबह किसी ने बोला था कि आप ये वाला पॉइंट भी कवर करना कि जो कर चोरी है उसे काय में लेंगे। कर चोरी है ना, तो वैसे मैं इसमें बोलता हूं कि अब है किसी में दम कर चोरी करने की, करके बताओ। थोड़ी बहुत और बची, बस 2024 के बाद जितनी थोड़ी बहुत बची है वो सब बंद हो जाएगी। समझिए 2024 के बाद क्यों बोलो, 2024 को इलेक्शन है, और अगर फिर से यही सरकार आ गई तो बची खुची चोरी। बल अभी मैं आया था तो एक जीएसटी ऑफिसर थे, उनसे मीटिंग थी। मैंने कहा बहुत पैसा आ रहा है, और बहुत जीएसटी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है जीएसटी। अब आके देखे जा रहे हैं लोग, ले लो। तो अब वो कर चोरी का तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो कर चोरी भी हमारे शावकाचार में कहा गया है, राजा ने जो कर लगाया है उस कर को देना एक शावक का कर्तव्य है। वो कर चोरी हो गई। किसी की वस्तु का बिना पूछे उपयोग कर लेना, वो भी चोरी हो गई। किसी का मोबाइल बिना पूछे उठा के डेटा ले लेना, वो भी चोरी हो गई। चोरी है ये। तो इस तरह से जो चोरी करना है ये परिणामों की आकुल व्याकुलता का द्योतक है। पर स्त्री सेवन करना अर्थात अपनी स्व स्त्री के सिवाय पर स्त्री का सेवन करना, जो किसी दूसरे की पत्नी हो उसका सेवन करना, ये पर स्त्री सेवन में आता है। ये 7 व्यसन है और विद्वानों को इन 7 व्यसनों का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो यहां लिखा है विद्वानों को, मतलब क्या हुआ, पंडित जी बच गए, खुश। यहां लिखा है विद्वानों को इन 7 व्यसनों का सेवन छोड़ देना चाहिए, तो अपन बच गए। अरे नहीं, आप लोग समझते नहीं हो आचार्य ने क्या कहा। Whosoever is studying this शास्त्र, इट मीन्स कौन है वो, जो भी ये शास्त्र पढ़ रहा है वो किस कैटेगरी में आएगा, विद्वान। क्योंकि साधारण व्यक्ति तो इस शास्त्र को पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि जो ये 7 व्यसन हैं और विद्वानों को इनका व्यसन छोड़ देना चाहिए। अब यहां आचार्य ने एक एक व्यसन के बारे में भी हैं, नहीं इसमें विद्वान लिखा है। हाँ पीडीएफ में विद्वान, तो विद्वान ही तो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान में तो सब आ गए ना। हाँ नहीं, विद्वान ही तो बुद्धिमान होते हैं। ये मेरे में विद्वान लिखा है ना। हाँ, अब आचार्य ने यहाँ एक एक व्यसन का जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया है। तो अभी ये तो मैंने अपनी बात बताई थी, अब एक एक बात हम अपने आचार्य ने जो कहा है उसका लेंगे तो हमें उनकी बात पता चलने वाली है कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ श्लोक नंबर 17 है, उसमें जुए की बात कर रहे हैं कि जो समस्त अपकीर्तियों का घर है, जिसके खेलने से संसार में अकीर्ति ही फैलती है, जो चोरी वेश्यागमन आदि शेष व्यसनों का स्वामी है, जो समस्त आपत्तियों का घर है, जिसके संबंध से निरंतर पाप की उत्पत्ति होती है, तथा जो समस्त नरक आदि खोटी गतियों का मार्ग बताने वाला है, ऐसे सर्वथा निकृष्ट जुआ नामक व्यसन को कौन बुद्धिमान अंगीकार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ सारी चीजें बता दी। एक शब्द में देखिए, जुआ अपकीर्ति का घर है और समस्त व्यसनों को हमारे जीवन में लाने वाला है। आज जितनी जो गवर्नमेंट्स है ना पूरे वर्ल्ड की, पूरी गवर्नमेंट की, जो संसार की सारी गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है
कि वो ऐसा चाहती हमारा समाज एक आदर्श समाज बने। तो कैसा आदर्श समाज बने? जिसके जीवन में कोई व्यसन ना हो, वैसी समाज की स्थापना की जाए। लेकिन वैसी समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस समाज की स्थापना करने का मार्ग जिनागम में बता रहे हैं। और जिनागम में जुआ छुड़ाना उद्देश्य नहीं है, जानते हैं आप? जिनागम में जुआ छुड़ाना उद्देश्य नहीं है। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जुआ तो अपने आप छूट जाता है। छूट जाता है यूं समझ लो, उसको होगा ही नहीं। तो यहां बता दिया कि साहब कोई भी बुद्धिमान जुआ नहीं खेलेगा। फिर उसके बाद जुआ का और आया, वो नहीं पढ़ते अपन। फिर है मांस का, बताया कि देखते ही मनुष्यों को प्रबल घृणा उत्पन्न करने वाला है, जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों के मारने से होती है, जो अपवित्र है, जिसकी समस्त सज्जन पुरुष निंदा करते हैं, और जिसे संसार में सज्जन पुरुष ना हाथ से छू सकते हैं, ना आंख से देख सकते हैं, ऐसा मांस खाने योग्य है। यह वचन भी सज्जनों को प्रबल घृणा उत्पन्न करने वाला है। ऐसे अपावन मांस को जो साक्षात खाता है, आचार्य कहते हैं हम नहीं जान सकते उस मनुष्य को संसार में कितने पापों का संचय होता है, उसकी कौन सी गति होती है। क्या करें बताएं? आचार्य कह रहे हैं हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य भी इस बात का अंदाज लगाने में असफल रहे कि इसका सेवन करने वाला किन किन गतियों में जाने वाला। फिर हाँ, यदि कोई अपना भाई, पिता, पुत्र आदि दैव योग से मरना तो दूर रहे, बाहर भी चला जाए तो जल्दी लौटकर ना आवे तो मनुष्य सिर कूट कूट कर रोता है तथा नाना प्रकार के मन में बुरे भावों का चिंतन करता है, किंतु अपने कुटुंबियों से भिन्न दूसरे जीवों के मांस को उपाट उपाट कर खाता है तथा लेश मात्र भी लज्जा नहीं करता। इसलिए आचार्य कहते हैं अरे कली काल, तेरे नाना प्रकार के चरित्रों से हम सर्वथा विरक्त हैं, अर्थात तेरे चरित्रों का हमको भी पता नहीं लग सकता। मतलब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई कुटुंबी लौट के ना आए तो तुम सर कूट कूट कर मर जाते हो, परेशान हो जाते हो, और दूसरे प्राणियों को मार कर तुम खाते हो। तो कह रहे हम तुम्हारी क्या बात करें, वो ये बता रहे हैं इसमें। हाँ, फिर मदिरा पीने वाले का बताया। आचार्य कहते हैं मदिरा पीने वाले मनुष्य को यदि निर्लज्ज होकर अपनी माता को स्त्री माने तथा उसके साथ नाना प्रकार की खोटी चेष्टा करे तो यह बात तो कुछ भी सही कुछ भी नहीं, किंतु सबसे अधिक बात यह है कि मद्य के नशे में आकर जब मार्ग में गिर जाता है तथा जिस समय उसके मुख में कुत्ते मूतते हैं तब वे उसको मधुर मधुर कहते हुए तत्काल गटक जाते हैं। क्या कहा? वैसे ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा होता है? ये जो लिखा है आचार्य ने, क्या लिखा है देखो, मैं तो नहीं कह रहा हूं, क्या लिखा है? ये तो बात कुछ भी नहीं। सबसे अधिक बात तो यह है कि मद्य के नशे में आकर जब मार्ग में गिर जाते हैं तथा जिस समय उनके मुख में कुत्ते मूतते हैं तब वे उसको मधुर मधुर कह के तत्काल गटक जाते हैं। होता है ऐसा, मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है। देखो हमारा इंदौर थोड़ा चौड़ा है ना, तो फुटपाथ पे गिरे हुए मिलते हैं तो कोई देखता नहीं। अब आपके बॉम्बे में तो कोई गिर जाए तो जगह कहाँ है? जगह ही नहीं है ना गिरने के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे, मैं जब ऑफिस से घर जाता हूँ तो 3-4 तो रोज ऐसे गिरे हुए मिलते ही हैं। और मैंने लिटरली 1-2 केस में ऐसा देखा है। जो आचार्य बोल रहे हैं ना, इसका मतलब उस समय भी कुत्ते समझदार होते थे 2000 साल पहले, 1000 साल पहले मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। वो बराबर वो शराब पियो नाली में पड़ा था, और वो कोई संभ्रांत फैमिली से लग रहा था। संभ्रांत फैमिली से मतलब कि सोने की चेन पहन रखी थी, हाथ में ब्रेसलेट था, महंगी घड़ी थी, अच्छे कपड़े थे, और पी के पड़े, और कुत्ता उसके मुंह में सही में मूत रहा था। तब मुझे समझ में आया आचार्य ने इतनी प्रैक्टिकल बात लिखी। अब क्वेश्चन ये है कि पंडित जी नहीं लिखते उदाहरण, वो तो अगर आप बोलते तो हम आपकी क्लास ले लेते। आचार्य के नाम पे बिल फाड़ दिया आपने, तो हम कुछ नहीं कह रहे। अरे भाई साहब, वो ये बताना चाहते हैं कि शराब पीने वाले की कैसी हालत होती है, देख लो आप। वो ये बताना चाहते हैं कैसी हालत होती है। आप देखो, मैंने सुबह बताया था भारतीय स्त्री के बारे में। भारतीय स्त्री पूरे संसार के लिए रिसर्च का विषय है। इतनी चरित्रवान कैसे हो सकती है, पूरे संसार की रिसर्च का विषय है। भारतीय स्त्री का चरित्र
जो भारतीय स्त्री बोल रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है आज भी। इतनी चरित्रवान ये कैसे हो सकती हैं? उसके पीछे कारण पता क्या है? हमारे यहाँ माताएं बहनें मद्य आदि को हाथ नहीं लगाती, बुरी संगति पसंद नहीं करती, बुरी बात पसंद नहीं करती। अपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिए अगर कोई मलिन करना चाहे तो वो अपने प्राण तक गवा देती हैं, परंतु अपने चरित्र को मलिन नहीं होने देती। इसीलिए भारतीय स्त्री का चरित्र पूरे विश्व में एक आदर्श नारी के रूप में उपस्थित है। हमारे यहां तो देखो ऐसा है, भारतीय स्त्री महारानी के रूप में फेमस है, नौकरानी के रूप में नहीं। जानते हो आप लोग क्या कंसेप्ट है? भारतीय स्त्री महारानी के रूप में फेमस है, नौकरानी के रूप में नहीं। साहब लड़के की शादी हो रही, लड़की चाहिए, तो उसमें क्या क्या वो होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए उसमें? पीछे से कोई धीरे से कोई शब्द आया, जॉब करती हो, हाँ जॉब करती है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, घर में रहेगी तो पूरा घर का कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, तो जो घर का कंट्रोल जिसके हाथ में रहे उसे अपन क्या बोलेंगे? मालकिन, महारानी। और जो बाहर नौकरी करने जाए उसको क्या बोलेंगे? अब बड़ी आफत, पंडित जी आप सुबह से 2 सेशन में इतने बम फोड़े, एक तो जंगल में डाल दिया, भग सकते नहीं। बढ़िया शिविर, ये सही जगह है एकदम। कोई भगने का मन करे भग ही नहीं पाए, न ऑटो न साइकिल, अरे आदमी नहीं। हम और अनुभव जी घूमने गए थे, लौट आए, मैंने चलो रे भाई कोई नहीं इधर, अपन दोनों बच्चे हैं। वो कह रहे हैं साहब, वो साहब स्त्री तो महारानी होती, नौकरानी नहीं। सही है, पता है भारतीय हमारी परंपराओं, भारत में अभी जो पारिवारिक बिखराव आया है, उस बिखराव के पीछे क्या कारण है जानते हैं आप लोग? उस बिखराव के पीछे कारण क्या है कि स्त्री पुरुष भारत में सदियों से साथ में रह रहे हैं, सदियों से साथ में रह रहे हैं, कभी उनमें मनमुटाव नहीं रहा, क्योंकि स्त्री पुरुष में एक सामंजस्य बना हुआ था। कैसा कि स्त्री अपने आप को बोलती थी मैं सब कम समझदार, तुम ज्यादा समझदार, सबकी चल जाए। अब साहब एक कम समझदार और एक ज्यादा समझदार, ये दो तो साथ में रह सकते हैं अश्विन भाई? और अगर दो समझदार एक साथ आपने रख दिए तो क्या होगा? 2 समझदार साथ में रख दिए तो क्या होगा? हाँ देखो, वैसे भी सुनो, मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं। जैसे मान लो पुरुषों की इंटेलिजेंसी को 100 मार्क्स दिए जाएं और आप लोगों की 60 दिए जाएं, तो पता है आप लोगों को प्रकृति ने 60 मार्क्स में भी पुरुषों के बराबर 100% इंटेलिजेंसी की वो दी है, कैपेसिटी। अब क्या हो रहा है कि स्त्रियों की धार घिस घिस के इतनी तेज कर दी कि वो 100 पे पहुंच गई। ये तो 100 पे रह गए, लेकिन वो 100 पे पहुंच गई तो कितने अंक आके थे पहले ही? 40 अंक। तो स्त्रियों के अंक कितने हो गए और इनके कितने रह गए? खत्म काम। वो इसलिए सामंजस्य इसलिए बिगड़ रहा है। देखो, मैं इस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, नौकरी क्यों करते हैं, किया जाए नहीं किया जाए। फिर आप लोगों के अलग, सौरभ जी आप क्या बताएं, बम्बई में रहना कितना मुश्किल है। फ्लैट खरीदो 3-4 करोड़ का तो फ्लैट आता है, और हम दोनों काम नहीं करेंगे तो कैसे फ्लैट खरीदेंगे? बहुत में तो बम्बई से आ जाओ, मत रहो बम्बई में, कौन ने कहा? हमारा इंदौर बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, आ जाओ इंदौर में आ जाओ हमारे। तो साहब वो जो स्त्रियों की बात मैं कर रहा था कि साहब हमारे भारत में स्त्रियां जो एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत हैं, वो क्यों है पता है? कोई जो एक स्त्री पुरुष के बीच में जो एक गैप रखा जाता है ना एज का, वो पता क्यों रखा जाता है? वो पूरे जीवन स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, और जब अपने पति का सम्मान करती है तो अपना पूरा जीवन उसके लिए सहज समर्पित करने को तैयार हो जाता है। हम जिस क्षेत्र के हैं, मैं और अनुभव जी, तो वो क्षेत्र हमारा एमपी में एक बुंदेलखंड नाम से पहचाना जाता है। बुंदेलखंड फेमस है, बुंदेलखंड। तो वैसे मूल में हम लोग यहीं गुजरात के हैं। हमारे जो हम 500 साल पहले का इतिहास उठा के देखते हैं तो यही गुजरात के लोग हैं हम लोग। और यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी हमारी समाज को,
तो सब लोग फिर एमपी चले गए थे यहाँ से। तो इसलिए आपको मेरे चेहरे पे ना वो गुजराती झलक दिखती होगी। वो इसलिए मुझे गुजराती डिशेस भी पसंद है। तो हमारे बुंदेलखंड में धर्म के प्रति हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे वो चारित्र में हो या पढ़ने लिखने में हो, हम लोग बहुत अवेयर हैं। तो हमारे यहाँ आज भी हम देखते हैं, हमारी माँ बहन या कोई भी नई शादी हो तो अपने पति का नाम नहीं लेती, मेरी पत्नी भी नहीं लेती। और हम लोग जब सुनते हैं वो अपने पति को बोला, ए सुमित कम हियर, हमें पता है भाई ये दोनों सेम एज के, हमें बड़ा आश्चर्य होता है ये नाम लेके कैसे बुला सकती है। लेकिन आप, ये तो कॉमन है ना, ये तो आपको पता है पति पत्नी के रिश्ते में जो ब्यूटी भारतीय संस्कृति ने डाली, इसी के कारण से हिंदी और संस्कृत डिक्शनरी में डिवोर्स शब्द ही नहीं है, पता है, आज भी नहीं है, पता है वो शब्दावली आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। उस स्त्री को पता है कि जहां मुझे भेजा गया है, जीवित भेजा गया है, अब अगर वहां से आऊंगी का मतलब अब मेरा मरण होकर ही वहां से आएगा। लेकिन भैया सुमित कम हियर, तो फिर तो ऐसा ही होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि साहब हमारे भारतीय स्त्रियां बहुत आदर्शवान होती हैं, और इसीलिए संस्कृत में श्लोक भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन पियक्कड़ नारियों की बात नहीं हो रही। वो जो कहा ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, वो जो जहां नारियों का सम्मान होता है वहां, तो वो नहीं कि भाई ग्लास हाथ में लिए और तुमने एक संस्कृत श्लोक सुना है, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है, वो नारियों। तो ये मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य जो है उससे घृणा उत्पन्न कराना चाहते हैं, इसलिए उनने इतना कड़क एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई इसका सेवन करने की कोशिश करे तो एक बार वो सीन याद कर लेना जो आचार्य ने हमें परिकल्पना करके बताया है। फिर और बता दिया उनने, मद्य और मांस खाने वाले झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, और उन्हीं को वेश्याओं की लत भी लगती है। तो इस प्रकार से बता दिए इनने। अभी समय हो गया है हमारा, हम इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे, 5 बज गए हैं। अब हमारे अनुभव जी अपना विषय लेंगे। अभी के लिए विराम लेंगे।